discuss about the uniform circular motion. What is uniform circular motion? किसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हेन ए बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड. कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, देन दैट सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. क्या कंडीशन है कि एक तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करनी चाहिए और किस स्पीड के साथ? विद द कांस्टेंट स्पीड. When a body is moving in circular path with constant speed, then that motion is called uniform circular motion. What are the example of uniform circular motion? The example of uniform circular motion are motion of earth around the sun. कि अर्थ जो सन के चारों ओर मूव करती है, वो जो मोशन है दैट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द सन. कि मून जो अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है, उसकी जो मोशन है दैट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एंड व्हेन द एथलीट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड. कि एथलीट जो है वो सर्कुलर पाथ में रन कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट स्पीड है. देन दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दैट आर द एग्जांपल ऑफ द इट. अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड. जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एक्सीलरेटेड है, ये नॉन एक्सीलरेटेड है. तो याद रखना, बच्चा सोचता है कि सर ने कहा कि सर्कुलर पाथ में मूव होनी चाहिए और कैसे? कांस्टेंट स्पीड. जब स्पीड कांस्टेंट है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं होगा. लेकिन याद रखना, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करता है तो भी उसकी जो मोशन होती है वो एक्सीलरेटेड होती है. अब वो क्यों होती है एक्सीलरेटेड? क्योंकि उसकी हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है. जैसे बॉडी यहां पर है, अभी इसकी जो डायरेक्शन है इन दिस. हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी मोशन उस पॉइंट पर उस सर्कल के टेंजेंट में होती है. टेंजेंट किसे बोलते हैं? जैसे हमारा सर्कल का पार्ट है, इस पॉइंट पर हम जो इस सर्कल के टच करते हुए जो लाइन ड्रा करेंगे, इस पार्ट पर टच करती हुई, सर्कल से जस्ट टच करती हुई जो लाइन ड्रा करेंगे दैट इज अ टेंजेंट. तो हमेशा याद रखना, मोशन की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सर्कुलर पाथ के जस्ट टेंजेंट में होती है. तो ये यहां पर है. इसकी बात करें तो ये ऐसे है, यहां पर बात करें तो ऐसे है, यहां बात करें तो ऐसे है, यहां बात करें तो ऐसे है. तो उसकी जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, भले ही कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है. और जब किसी बॉडी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो हम बोलते हैं उसके अंदर क्या है? एक्सीलरेशन है. तो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आई कि एक्सीलरेशन जो होता है दो टर्म्स में दिया जाता है. क्या तो वेलोसिटी चेंज हो, जो कि इस कंडीशन में नहीं हो रही, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. दूसरा किस टर्म में दिया जाता है एक्सीलरेशन? कि उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए. अब बॉडी की यहाँ पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है. जब बॉडी की यहाँ पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो इसे हम बोलेंगे एक्सीलरेशन. तो इसमें एक्सीलरेशन दो टर्म्स में, क्या तो वेलोसिटी चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो. तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसकी मोशन कैसे कहलाती है? एक्सीलरेटेड मोशन. क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है. इसी के अंदर एक आता है हमारा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है दैट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ. कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां लगता है? सेंटर की तरफ. कब? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो दैट इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स. और यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा बॉडी को कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में मूव कराता रहता है. जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो पूछ लेते हैं कौन सा फोर्स उसे सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है. तो याद रखना दैट इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स. और जैसे ही जिस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होता है, बॉडी उसके टेंजेंट डायरेक्शन में, सर्कल के टेंजेंट डायरेक्शन में चली जाती है. सपोज करिए आपने यहां लाकर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म करा तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. अगर आपने यहां लाकर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म करते हैं तो बॉडी इस डायरेक्शन में चली जाएगी. अगर आप यहां पर लाकर फोर्स खत्म करते हैं तो बॉडी इस डायरेक्शन में चली जाएगी. तो हमेशा जो बॉडी मूव करती है वो उस पॉइंट में मूव करती है जहां पर उसकी टेंजेंट आ रही है. कब? जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को
खत्म कर देते हैं। और अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को खत्म नहीं करते तो बॉडी कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में ही मूव करती रहती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो याद रखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है और इसी फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। जैसे अर्थ है, अब हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं, ये हमने बॉडी ली और इसे हम इस तरीके से मूव करा रहे हैं, तो ये बॉडी कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है? मूव कर रही है। लेकिन हमने कहा सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी तब तक मूव करती रहती है जब तक उस पर क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो याद रखना, इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए माई हैंड इज कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर इस बॉडी को मेरा हैंड कंटिन्यूसली क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे ही मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म करा, बॉडी अब सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रही है। अब बच्चा पूछता है कि अर्थ भी तो सन के चारों ओर मूव कर रही है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो क्या होता है कि जब अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रही है तो अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट्स नेम इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। मैं इस ब्लैक बोर्ड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ, ये मेरे ऊपर लगा रहा है, मैं इस पर लगा रहा हूँ, ये मुझ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ऐसी अर्थ सन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और सन अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को सन के चारों सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो अर्थ को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम चैप्टर 3 ग्रेविटी में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद आता है एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसी के बेस पर एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, whose रेडियस इज r, जिसकी रेडियस r है। तो इसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। एक बॉडी जिसका सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसकी रेडियस r है, तो इसे और इट टेक्स टाइम t टाइम लेती है। तो एक कंप्लीट चक्कर करने में उसने एक कंप्लीट चक्कर करा पूरा, तो वो पूछ रहा है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से यहां पर आया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करी? जितना इस सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r अपॉन टाइम t। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको रेडियस भी मालूम है, टाइम भी मालूम है और पाई की वैल्यू तो आपको मालूम है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। यह पॉइंट में लिखते हैं 3.14। तो 2 तो एक कांस्टेंट है, पाई इज आल्सो एक कांस्टेंट, आर क्वेश्चन में दे रखा होगा, टाइम भी आपको दे रखा होगा, तो उससे हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं कि किस स्पीड से वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था। अब इसी में थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद पहले तो बता देते हैं आपको कुछ कि जैसे उन्होंने दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आ जाता है कि चेंज 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। अब जैसे सिंपल ये भी आ सकता है या किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब बाकी जो वैल्यू दे रखी है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, सेकंड में दे रखी है, लेकिन ये जो है स्पीड उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दे दी। तो जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं तो एवरी क्वांटिटी शुड बी इन द सेम यूनिट, कि सारी क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो एक सेम यूनिट के अंदर होनी चाहिए। अब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कैसे चेंज करते हैं? 54 इंटू 5/18। आपको सिंपली इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो वैल्यू थी अब चेंज हो गई किसमें? मीटर पर सेकंड में। 18 1 18, 18 3 द
54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर में 54 थी वो मीटर पर सेकंड में कितनी है 15। या क्वेश्चन में आपको 50 मीटर पर सेकंड दिया है और इस 50 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 15 मीटर पर सेकंड को वी हैव टू चेंज इट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो कैसे करते हैं इसे? अब हम उल्टा करते थे। पहले हमने 5/18 से करा था जब हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका उल्टा करेंगे। 18 ऊपर 5 नीचे, 18/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, 18 3 जा 54। किस में चेंज हो गया ये? किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपको लर्न रखना है, ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको बहुत हेल्प करता है। अब कभी कभी बच्चा पूछ लेता है कि हमने 5/18 से ही क्यों करा है? 1 किलोमीटर पर आवर। इन किलोमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में और आर को चेंज करना है सेकंड में। तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? हमेशा याद रखना किलोमीटर इज ए बिगर यूनिट, मीटर इज ए स्मॉलर यूनिट। और जब हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। और स्मॉलर यूनिट को अगर हमें बिगर यूनिट में चेंज करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बनाना है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। वो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1000। और किलोमीटर इज ए बिगर यूनिट, मीटर इज ए स्मॉलर यूनिट। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज ए मीटर। नाउ अब इस आर को हमें चेंज करना है सेकंड में। तो कौन बड़ा है? आर बड़ा है या सेकंड बड़ा है? आर इज ए बिगर यूनिट देन द सेकंड। तो इस आर को हमें एक सेकंड में चेंज करना है। तो सबसे पहले एक आर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो सबसे पहले हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो ये भी 1 आर है तो 1 × 60। तो हमने आर को 60 से मल्टीप्लाई करके इसे चेंज करा अभी मिनट में। अब आपको मालूम है 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60। अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। मिनट इज बिगर, सेकंड इज स्मॉलर। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 60। अब ये चेंज हो गया सेकंड में। किलोमीटर को मीटर में चेंज करा, आर को किस में चेंज करा? 60 से। पहले एक 60 से करा तो मिनट बना, फिर उस मिनट को फिर सेकंड में चेंज करना है तो फिर 60 से हमने मल्टीप्लाई करा। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/6 3 जा 80 मीटर पर सेकेंड। आइए ना 5/80। तो सिंपली याद रखिए जब भी हम 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 5/18 से। और अगर उल्टा करना है तो फिर उल्टा कर देना, 18 ऊपर और 5 नीचे। चलिए एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमें एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल पे करना है। क्वेश्चन 2 मैं इसे रिपीट कर देता हूं। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर फील्ड बनाई, ठीक है। इस स्क्वायर फील्ड के अलोंग फार्मर मूव कर रहा है। ऑफ साइड 10 मीटर, जिसकी साइड जो है वो 10 मीटर है। अब आपको मालूम है ये स्क्वायर है, जब वन साइड इज 10 दैट इज आल्सो 10, दैट इज आल्सो 10, दैट इज आल्सो 10 इन 14 सेकेंड। और एक राउंड जो कंप्लीट करता है वो 40 सेकेंड में करता है। तो आपको क्वेश्चन में टाइम दिया 40 सेकेंड। ये कौन सा है कि फार्मर यहां से चलता है और घूम फिर कर यहीं आ जाता है, ए बी सी डी। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। क्या मालूम कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, कि फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, किस टाइम पर, एट द टाइम दे रखा है
2 minutes 20 second from his initial position. एक बार मैं इसे फिर समझा देते हैं क्वेश्चन को कि फार्मर एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी बाउंड्री के चारों ओर मूव कर रहा है. उस स्क्वायर फील्ड की जो बाउंड्री है वो 10 मीटर है और एक कंप्लीट राउंड जो लेता है वो 40 सेकंड में लेता है, पूरा राउंड. और वो पूछ रहा है कि फार्मर का डिस्प्लेसमेंट बताइए इतने टाइम में. 2 मिनट 20 सेकंड में फार्मर का डिस्प्लेसमेंट बताइए फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन. सपोज करो फार्मर यहां से मूव करता है तो इतने सेकंड बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है. और इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, यहां पर हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले हम इस 2 मिनट 20 सेकंड को टोटल सेकंड में चेंज करेंगे. 2 मिनट को सेकंड बनाना है तो अभी हमने बताया था मिनट को सेकंड कैसे बनाया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. 2 इंटू 60 ये 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो ये भी सेकंड हो गया, ये भी सेकंड हो गया. अब हम इसे आसानी से ऐड कर सकते हैं. कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड. तो हमें 140 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो अब देखिए एक कंप्लीट राउंड जो करता है वो इतने सेकंड में करता है. अब हम इसे यूनिटरी मेथड से करेंगे. in 40 सेकेंड farmer completes 40 सेकंड में. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, 1. ये मिल गया कि 40 सेकंड में वो 1 राउंड कंप्लीट करता है. तो हमें निकालना है कि इतने सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करता है. इन 140 सेकंड फार्मर कंप्लीट्स 1, जो ये 1 था. अब याद रखना जो फर्स्ट लाइन में ऊपर होता है वो कहां चला जाता है, डिवाइडेड में अपॉन 40. और जो सेकंड लाइन में होता है वो कहां जाता है, इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई में. जो फर्स्ट लाइन में होता है वो डिवाइडेड में लाइन में जाता है और जो सेकंड लाइन में होता है वो किससे होता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है. अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 15 और सॉरी 4 3 12 2 3.5 मीटर. तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3.5 मीटर. तो अब हमें ये बताना है कि बॉडी है कहां पर, वो पर्सन है कहां पर, हमें ये पता लगाना था. इस वजह से हमने यहां पर राउंड निकाले कि इतने सेकंड में उसने कितने राउंड कंप्लीट करे. 3.5 का मतलब है 3 कंप्लीट और 0.5 का मतलब है हाफ राउंड. 3 मतलब पूरे 3 कंप्लीट है, 0.5 मतलब हाफ राउंड. 1 राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 राउंड तो ही कंप्लीट हो गए. अब हाफ है, हाफ को मतलब कहां पर होगा, बॉडी सी पर. तो मतलब बॉडी इतने सेकंड में कहां पर है, सी पर है. तो यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है. और डिस्प्लेसमेंट निकालने का हमने क्या मेथड बताया था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो स्ट्रेट लाइन बनाती है दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो स्ट्रेट लाइन बनाया दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट. तो हमें ये एसी कैलकुलेट करना है. अब इस एसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्या बन गया हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल का ये कौन है, हाइपोटेन्यूस, ये दैट इज ए बेस, दैट इज ए परपेंडिकुलर. तो लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC. तो हम ये AC ही कैलकुलेट करना है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB कितना है 10 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, क्योंकि स्क्वायर है तो इस साइड भी कितनी है 10. 100 प्लस 100 दैट इज ए 200 AC स्क्वायर. अब ये अभी किसकी वैल्यू आई है, AC स्क्वायर की. हमें तो सिर्फ किसकी कैलकुलेट करनी है, AC की. तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट. इसका स्क्वायर रूट लिया AC, इसका स्क्वायर रूट लिया
स्क्वायर रूट कैसे करते हैं कि पहले हम उसके फैक्टर्स करते हैं और फैक्टर्स में जो पेयर बन जाता है उसे हम अलग रख लेते निकाल लेते हैं ये। तो 5 इंटू 2 और जिसका पेयर नहीं बनता है उसे हम अंडर रूट में रख देते हैं। इसका पेयर नहीं बना तो इसे हमने अंडर रूट में रख दिया। तो AC इज इक्वल टू 5 2 10 रूट 2 मीटर। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है जब बॉडी यहां से मूव कर रही है इतने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 रूट 2 मीटर। Our next question is question number 5. क्या है question number 5? During an experiment, a signal from spaceship reached the ground station in 5 seconds. कि एक एक्सपेरिमेंट करा है जिसमें सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 सेकेंड। स्पेसशिप से ग्राउंड में जो सिग्नल आ रहा है वो कितने सेकेंड में आ रहा है 5। तो सबसे पहले टाइम दिया है उन्होंने 5 सेकेंड। स्पेसशिप से ग्राउंड पे जो सिग्नल आ रहा है वो 5 सेकेंड में आ रहा है। What the distance of the spaceship from the ground? उस स्पेसशिप और ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है? सपोज करो दैट इज ए स्पेसशिप एंड दैट इज ए ग्राउंड। तो इन दोनों की बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगता है 5 सेकेंड। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज स्पीड ऑफ लाइट दे दी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कि जो सिग्नल है वो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। सिग्नल लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब यहां पर हमें क्या निकालना है ये डिस्टेंस निकालनी है। हम इस क्वेश्चन में यहां पर डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है। तो आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड को शो कर रहा है एस डिस्टेंस को शो कर रहा है टाइम टी टाइम को शो कर रहा है टी। तो हमें निकालना है डिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। वी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8